अब हम करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, एक एक करके टर्म अंडरस्टैंड करेंगे। टर्म्स जितने अच्छे से समझ आएंगे आप पूरी अकाउंटिंग उतनी इजीली कर पाएंगे। चैप्टर कोई भी कर रहे हो, इट्स लाइक आप इंग्लिश कर रहे हो तो वोकैबुलरी अगर स्ट्रांग होगी तो इवेंचुअली एसे तभी लिख पाओगे, कॉम्प्रिहेंशंस तभी सॉल्व कर पाओगे। अगर वोकैबुलरी ही स्ट्रांग नहीं होगी तो आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाओगे कि कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, इट्स लाइक आप अपनी वोकैबुलरी, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस, तो आप वो लैंग्वेज अंडरस्टैंड करने के लिए वोकैबुलरी को स्ट्रांग करोगे। एक एक करके टर्म्स करेंगे। सबसे पहली टर्म जो हम करेंगे वो है एसेट्स। बुक में नंबरिंग अपने हिसाब से है बट एक स्पेसिफिक ऑर्डर में आपको दूंगा, उस ऑर्डर में आप टर्म्स अंडरस्टैंड करेंगे। पहली टर्म है एसेट्स। क्या होते हैं ये एसेट्स? इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस एंटिटी which will give benefit in the future. Assets are the properties, they may be tangible, they may be intangible. हम जितनी टर्म्स पढ़ेंगे उन टर्म्स को पढ़ने में और टर्म्स सीखेंगे। तो अभी एसेट सीख रहे हैं, इनटैंजिबल क्या होता है, इनटैंजिबल, टैंजिबल, सारी टर्म्स क्लियर होगी आराम आराम से। Assets are the properties, they may be tangible or intangible. चलो आई गया। तो tangible क्या होता है? Something which has a physical existence, something which you can touch and feel. Building है उसकी physical existence होती है, furniture है उसकी physical existence होती है। Intangible does not have a physical existence. इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। आगे जाके अभी हम करेंगे गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, सब कुछ आएगा। tangible assets, they have a physical existence. Intangible assets, they do not have a physical existence. They do not have a physical existence. Assets are the properties owned, ये कीवर्ड है, owned by an entity or the enterprise. मैं कोचिंग सेंटर रन कर रहा हूं, अगर ट्यूशन सेंटर की बिल्डिंग मेरी अपनी है, मैंने खरीदी हुई है, तो वो मेरे एसेट्स में आएगी। अगर मैं रेंट पे रह रहा हूं, वो ऑफिस जो है मेरा रेंट पे है, वो मेरे एसेट्स में नहीं आ सकती। बिल्डिंग तो बिल्डिंग है, बिल्डिंग तो सर एसेट है, इट विल गिव यू बेनिफिट, नो। तो उसकी कंडीशन क्या हो गई? ओनरशिप होनी जरूरी है। They are the economic resources of the business. In other words, anything which will enable the firm to get economic benefit in future is an asset. Anything which you own, anything which you own and which will help you in generation of revenue, which will give you benefit in the future, is termed as an asset. Examples: लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, ये सब टर्म अभी हम एक एक करके करेंगे। अभी बस हमने सुना एसेट्स, एनीथिंग which the business entity owns and it will help in getting economic benefits in the future. अब ध्यान से देखना, assets are classified into assets broadly, they are categorized into two parts broadly. थर्ड है वो एक स्पेशल केस है, वो आएगा, बट ब्रॉडली दो पार्ट्स होते हैं एसेट्स के। एक नॉन करेंट एसेट्स और एक करेंट एसेट्स। एसेट्स, एनीथिंग which the business entity owns which will give benefit, economic benefit in the future. अब उसका बेनिफिट कितना लास्ट करेगा, कितने टाइम तक वो बेनिफिट देगा, उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा कि वो नॉन करेंट एसेट है या करेंट एसेट है। अगर आपका एसेट आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा, ये लॉन्ग टर्म क्या होता है? इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड वी अज्यूम लॉन्ग टर्म एज मोर देन 12 months. अगर एक साल से ज्यादा का कोई चीज आपको बेनिफिट दे रही है तो वो आपका नॉन करेंट एसेट है। एक साल से कम बेनिफिट दे रही है तो वो करेंट एसेट है। तो ध्यान से देखना, नॉन करेंट एसेट की डेफिनेशन:
Non-current assets are those assets which are held by an entity or an enterprise not with the purpose to resell, but they are held either as investment or to facilitate business operations. कोई चीज आपने रखी है अपने पास बिजनेस चलाने के लिए, बेचने के लिए नहीं, not meant for resale. In other words, those assets held by the business from a long term point of view. अब मैंने ट्यूशन सेंटर के लिए फर्नीचर लिया, टेबल चेयर लिए, अनंत वो मुझे शॉर्ट टर्म बेनिफिट देंगे या लॉन्ग टर्म देंगे? लॉन्ग टर्म सर। लॉन्ग टर्म बेनिफिट। मैंने लैपटॉप लिया क्लासेस देने के लिए, शॉर्ट टर्म बेनिफिट, लॉन्ग टर्म बेनिफिट? सर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म बेनिफिट। Was it purchased for the purpose of resale? No sir, it was purchased for the purpose of use. Good. It was purchased with the intention of using it or doing your own business. ठीक है। अब मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर हूं, नेहरू प्लेस में मेरी शॉप है लैपटॉप की। ध्यान से सुनना, अभी मैंने लैपटॉप खरीदा था अपना कोचिंग सेंटर में पढ़ाने के लिए, क्लासेस लेने के लिए। अब मैं एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का डीलर हूं, लैपटॉप्स में भी डील करता हूं। अब मैंने लैपटॉप्स खरीदे यूज के लिए या बेचने के लिए? Sir, to sell. To sell. तो can they be categorized as a non-current asset for the dealer of laptops? No sir. Good. क्योंकि non-current asset की condition क्या है? They are held by an entity not with the purpose to resell. तो अगर आपने लैपटॉप लिया अपने बिजनेस में चलाने के लिए, यूज करने के लिए, तो आपका लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा, कम से कम 3-4 साल तो चलेगा ही चलेगा, तो नॉन करेंट एसेट है। लेकिन एक लैपटॉप डीलर ने लैपटॉप लिया, उसकी इंटेंशन थी उसको आगे बेचने के लिए, वो नहीं उसको लॉन्ग टर्म तक अपने पास होल्ड करके रखेगा, तो ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। तो इन अदर वर्ड्स, दोज एसेट्स आर हेल्ड बाय द बिजनेस फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जांपल्स ऑफ नॉन करेंट एसेट्स आर फिक्स्ड एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। इन्वेस्टमेंट्स, मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट करी है, एफडी कराई 5 साल की, मैंने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, 3-4 साल उसको होल्ड मतलब करूंगा, बेचने के लिए नहीं, नॉट विद द इंटेंशन टू सेल देम इमीडिएटली। मैंने किसी को आगे लोन्स दे दिए कि ये लो 4 साल बाद पैसे वापस कर देना, तो ये सब होते हैं नॉन करेंट एसेट्स। एक एक करके अंडरस्टैंड करेंगे। फिक्स्ड एसेट्स, अब हम नॉन करेंट एसेट्स के एग्जांपल्स स्टडी कर रहे हैं। तो नॉन करेंट एसेट्स which are held for long term to run the business, not with the intention to resell them. Fixed assets, they are those non-current assets which are held not for resale but with the purpose to increase the earning capacity of the business. मैं सैनिटाइजर्स बनाता हूं, तो मशीन खरीदी मैंने सैनिटाइजर बॉटल्स बनाने के लिए, एक मशीन खरीदी, 2 मशीन खरीदी, 3 मशीन खरीदी, तो मैं ये क्या खरीदते जा रहा हूं? नॉन करेंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। दे विल गिव मी लॉन्ग टर्म बेनिफिट और दे विल इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ माय बिजनेस। हम कर क्या रहे हैं? हम ये पढ़ रहे हैं कि आगे जाके जब हम कंपनीज के अकाउंट्स बनाएंगे तो हमें क्लासिफिकेशन करनी होती है, रिकॉर्डिंग के टाइम अकाउंट्स क्रिएट करने होते हैं, तो उनका नेचर हमें पता होना चाहिए कि वो क्या है, वो एसेट है या लायबिलिटी है या कैपिटल है या एक्सपेंस है या रेवेन्यू है। तो वो क्लासिफिकेशन हम तभी कर पाएंगे जब हमारी ये टर्म्स क्लियर होंगे। तो लैपटॉप खरीदा तो जरूरी नहीं है कि वो एसेट ही होगा हमेशा, इट डिपेंड्स, नॉन करेंट एसेट होगा या नहीं होगा, इट डिपेंड्स ऑन द पर्पस फॉर विच इट वाज परचेज्ड। कह रहा है अगर नॉर्मल बिजनेस में आपने लैपटॉप खरीदा है बिजनेस की ट्रांजैक्शंस करने के लिए, उसमें एंटर और बिजनेस यूज के लिए, तो वो नॉन करेंट एसेट है। बेचने के लिए खरीदा है तो वो नॉन करेंट एसेट नहीं है। तो मीनिंग भी समझ आना चाहिए और ये भी पता चलना चाहिए कि इसका इवेंचुअली यूज क्या होगा, इसका पर्पस होगा जब आप अकाउंटिंग करेंगे तो क्लासिफिकेशन करना कि उनका नेचर है क्या, जो भी आप ट्रांजैक्शंस में एंटर कर रहे हो। तो नॉन करेंट एसेट्स में क्या क्या आते हैं? नॉन करेंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, वो इन्वेस्टमेंट्स जो आपने 1 साल से ज्यादा के लिए करी हैं। लोन्स,
एंड एडवांसेस, आपने आगे लोन्स दे रखे हैं किसी और को 1 साल से ज्यादा के लिए, और अदर नॉन करेंट एसेट्स, इसके अलावा और भी कोई एसेट्स हों जो आपको 1 साल से ज्यादा का बेनिफिट देंगे, ये कैटेगरीज है। अब फिक्स्ड एसेट्स की हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो फिक्स्ड एसेट्स में 2 टाइप के एसेट्स आते हैं, एक होते हैं टैंजिबल एसेट्स, एक होते हैं इनटैंजिबल एसेट्स। क्या बताया था आपको? टैंजिबल एसेट्स, they have a physical existence, we can touch and feel them. Intangible assets do not have a physical existence. Back to the basic definition of assets: anything which the business entity owns, ownership होना जरूरी है। Assets are the properties owned by an entity, they are the economic resources, they will give economic benefit in future. अब आते हैं tangible assets क्या होते हैं? Assets which have a physical existence. मैंने लैपटॉप खरीदा, yes it has a physical existence. मैंने फर्नीचर खरीदा, yes it has a physical existence. मैंने एयर कंडीशनर खरीदा, मैंने रेफ्रिजरेटर खरीदा, yes these are non current assets, these are fixed assets and tangible in nature. तो लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, फर्नीचर एटसेट्रा, तो ये तो नॉर्मल सी बात थी। इंटरेस्टिंग टर्म ये है हमारे लिए, समथिंग न्यू, intangible assets. Assets which do not have a physical existence, but they help in generation of revenue. They give you economic benefits. अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। चलो लेट अस अज्यूम आप में से कोई खाने पीने का बिजनेस करना चाहता है? एनीवन? कोई रेस्टोरेंट, कोई आउटलेट, कैफे, कुछ भी? मान लो कि करना चाहते हो, तो किसको, कौन करना चाहेगा? जल्दी बोलो, कोई नहीं करना चाहेगा बिजनेस? अरे थे तो सही हमारे पास बिजनेसमैन। वंश, आप बिजनेस करना चाहते हो ना बेटा? वंश, कैन जी यू हियर सर। मी? जी सर। चलो बेटा, आ गई बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अब बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी कि हमने खोलना है एक बर्गर जॉइंट। क्या खोलना है? बर्गर जॉइंट। बर्गर जॉइंट, वहां पे बनाएंगे हम बर्गर्स, ठीक है। अब एक ऑप्शन है कि हम खोलें चामवुड बर्गर पॉइंट, और एक ऑप्शन है कि हम KFC की फ्रेंचाइजी ले लें या बर्गर किंग की फ्रेंचाइजी ले लें। क्या चलने के ज्यादा चांसेस हैं? वंश? जी सर। सर लाइक सर KFC या मतलब बर्गर किंग जो हम फ्रेंचाइजी लेंगे उसके चलने के में भी ज़्यादा चांसेस हों। उसके चलने के ज्यादा चांसेस हैं, ऐसा क्यों? सर अगर हम खुद का शुरू करेंगे चामवुड लाइक बर्गर पॉइंट, तो उसमें बिल्डअप होने में तो टाइम लगेगा। ब्रांड नेम बिल्डअप करने में टाइम लगेगा। जी सर। अब जो आपको पर्सनली जानते हैं वो तो लिमिटेड लोग होंगे, वो तो एक बार को आपके पास आ भी जाएंगे, बट बर्गर किंग का नाम सुन के तो कहीं से भी लोग आ जाएंगे। जी सर। तो ब्रांड नेम, रेप्यूटेशन ऑफ द कंपनी इन द मार्केट, क्या उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है या इज इट जस्ट अ फीलिंग? सर आई थिंक फीलिंग। ब्रांड नेम तो एक फिजिकल नहीं सॉरी एग्जिस्टेंस, सर, हाँ। नहीं नहीं नहीं, यू आर राइट, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस, जैसे मशीन है, मशीन तो दिख रही है ना। जी सर। बर्गर किंग कोई वो मशीन है कोई, मतलब वो तो बस एक ब्रांड नेम है ना। ब्रांड नेम है, जी सर। आप शूज खरीदने गए, नाइकी तो बस एक सिंबल है ना, तो वो जी तो सर। एक माइंडसेट है ना कि ये अच्छे ही होंगे। उन्होंने क्वालिटी डिलीवर कर करके वो ब्रांड नेम बिल्डअप करा है। जी सर। यस और नो? यस सर। एंडोर्समेंट्स के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, तो वो तो बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं, फिर भी कंपनीज बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ही क्यों हायर करते हैं? कि उनकी एड लोग देखेंगे। यस और यस नो? सर। यस सर। तो ब्रांड है, वो ब्रांड बिल्डअप करने में टाइम लगता है, लेकिन ब्रांड की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। इट इज जस्ट एन इनटैंजिबल एसेट, इट इज जस्ट अ फीलिंग। अब वो तो फीलिंग है ना, अब क्या हमें कि उसका खाना है तो हाइजीनिक होगा, क्वालिटी अच्छी होगी, इट्स ऑल साइकोलॉजिकल। यस सर। हम हल्दीराम्स खोलेंगे यहाँ पे, तो उसके चलने के ज्यादा चांसेस हैं, या हम यहाँ पे कोई ऐसी चाट भंडार खोल देंगे तो? सर हल्दीराम्स। हल्दीराम्स,
तो उनके नाम की वजह से, सिर्फ उनके नाम की वजह से वो रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं। यस सर। तो नाम, गुडविल, ब्रांड नेम, तो intangible assets not having any physical existence, assets which do not have a physical existence but still help in generation of revenue. Intangible assets are those assets which do not have a physical existence, they cannot be seen and touched, but they help in generation of revenue. Patents, goodwill, trademarks, computer software. अब आपने कोई डिजाइन बनाया कार का, उसको पेटेंट करा लिया, तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। वो डिजाइन अगर सक्सेसफुल हो गया कि इस डिजाइन की कार सबको पसंद आने लग गई, तो वो पेटेंट की वजह, कोई और कॉपी कर सकता है वो डिजाइन अगर आपने पेटेंट करा रखा है? नो सर। No, sir. नो सर। अब जैसे वैक्सीन हैं, अगर किसी ने पेटेंट करा लिया और लेट अस अज्यूम कोई रूल नहीं आया, क्योंकि अभी वो ट्राई कर रहे हैं कि प्लीज इन पे पेटेंट्स मत करो क्योंकि ये अभी बहुत जरूरी है सबको, बट लेट अस अज्यूम पेटेंट्स है वैक्सीन के और कोई नहीं बना सकता, तो उन कंपनीज को अनलिमिटेड प्रॉफिट्स होंगे कि नहीं होंगे? एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट्स यस सर। Yes, sir. पेटेंट्स डू नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस। कोक का टेस्ट बिल्कुल अलग है, पेप्सी का टेस्ट बिल्कुल अलग है। जिसको कोक अच्छी लगती है वो पेप्सी नहीं पीता। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। कोक का अपना फॉर्मूला है, तो ऐसे तो अगर वो ज्यादा चलती, लेट अस अज्यूम कोक ज्यादा चलती, तो पेप्सी वाले तो वो सेम फॉर्मूला क्यों नहीं बना सकते, सेम टेस्ट क्यों नहीं डिलीवर कर सकते? पेटेंट कर रखा है क्योंकि वो पेटेंट कर रखा है फॉर्मूला वो बनाने का। तो पेटेंट डिजाइन होते हैं, पेटेंट किसी का केमिकल फॉर्मूला हो सकता है। तो पेटेंट्स आपको बेनिफिट दे रहे हैं बट इंटेंजिबल एसेट है। आप एक म्यूजिशियन हो, आपने कोई गाना बनाया, आपने पेटेंट्स करा लिए, अपने रजिस्ट्रेशन, आपके ट्रेडमार्क्स हैं, आपके पास कॉपीराइट्स हैं, तो क्या कोई आपका गाना सेल कर सकता है मार्केट में? नो सर। No, sir. यूज भी नहीं कर सकता। नहीं यूज कर सकता, उसको आपको सर, permission देनी पड़ेगी। सर जिसने पेटेंट करवाया है वो सेल कर सकता है? वो तो डेफिनेटली आपको परमिशन दे सकते हैं ना। वो आप अपने पेटेंट से, कितने सिंगर्स होते हैं ना जो म्यूजिक कंपनीज को सेल कर देते हैं अपने राइट्स। ओके सर। म्यूजिक कंपनीज कंट्रोल करते हाँ, फिर उसके बाद म्यूजिक कंपनीज जितनी मर्जी सीडीज बना सकती हैं। आप जैसे ऑथर्स होते हैं, आपकी फॉर एग्जांपल अकाउंट्स की बुक है, ऑथर है टीएस ग्रेवाल लेकिन पब्लिशर है सुल्तान चंद। तो टीएस ग्रेवाल ने क्या देखा, उसने पूरी बुक लिखी है, बट क्या प्रिंटिंग वो खुद करते होंगे? नो, वो पब्लिशर्स के साथ टाई अप कर देते हैं। तो पब्लिशर्स पेटेंट्स परचेज कर लेते हैं, कॉपीराइट्स परचेज कर लेते हैं ऑथर्स से। उनको वो पर कॉपी कंट्रीब्यूशन देते रहते हैं या लमसम व्हाटएवर उनके बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ है। पब्लिशर बुक छाप रहा है, ऑथर बुक नहीं छापता। पब्लिशर परचेज कर देता है राइट, किससे? ऑथर से। तो वो क्या कोई फिजिकल चीज बिकी या इंटेंजिबल? Intangible. Intangible. तो intangible assets are assets which do not have a physical existence but they help in generation of revenue. तो क्या पढ़ा हमने? Assets, anything which the company owns and it helps in generation of revenue. Assets are categorized into two parts, non-current assets and current assets. Non-current assets, इसमें क्या होगा? Benefits will last for more than 1 year, long term benefit. उसमें हमने क्या पढ़ा? Fixed assets, tangible, intangible. Most important ये होंगे fixed assets. बाकी इन्वेस्टमेंट्स आपने कर रखी हैं 1 साल से ज्यादा के लिए, किसी को लोन दे रखा है, ये सब आपके नॉन करंट एसेट्स हैं, आपको बेनिफिट मिलेगा 1 साल से ज्यादा के लिए। तो करंट एसेट्स क्या होंगे? करंट एसेट्स में क्या होगा? बेनिफिट्स फॉर लेस देन 1 ईयर। यस, आपने किसी से कुछ पैसे लेने हैं, क्या है, कुछ भी बेनिफिट है, बट उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म नहीं है, शॉर्ट टर्म है, 1 साल से कम। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, एसेट्स हेल्ड फॉर रीसेल। अब आपने कोई चीज खरीदी है बेचने के लिए, तो आपके पास इसमें बोलते हैं इन्वेंट्री। तो करंट एसेट्स में क्या आ गया? स्टॉक और इन्वेंट्री। अब अगर आप कंप्यूटर डीलर हो और आपकी इन्वेंट्री में 10 लैपटॉप्स पड़े हैं, तो 1 साल के अंदर अंदर नॉर्मली वो आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे देंगे। यस और नो? Yes, sir. तो आपके लिए वो एक करंट एसेट है। इट विल हेल्प इन जनरेशन ऑफ रेवेन्यू बट इट वोंट लास्ट फॉर अ पीरियड मोर देन 1 ईयर।
मेरी स्टेशनरी की शॉप है, तो जो मेरे पास स्टॉक में पड़ा हुआ है सामान, जो मेरी इन्वेंट्री है, वो मेरे लिए करंट एसेट होता है, क्योंकि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वो मुझे रेवेन्यू जनरेट करके देगा। तो करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स which are held by an entity or enterprise with the purpose of converting them into cash within a short period of time. Anything which you hold, own, and which will get converted into cash within a short period of time. Short period of time क्या होता है? Less than 1 year. For example, goods purchased with the purpose to resell. जो सामान आपने खरीदा बेचने के लिए, तो आपके पास अगर पड़ा हुआ है तो गुड्स, इसको बोलते हैं, जो स्टॉक बोला, इन्वेंट्री बोला, जो पड़ा हुआ है बेचने के लिए जो रखा हुआ था, वो आपका करंट एसेट है। डेटर्स, ये डेटर्स क्या होते हैं? तो जैसे जैसे टर्म्स आएंगे हम वैसे वैसे अंडरस्टैंड करेंगे। स्टॉक और इन्वेंट्री का मीनिंग क्लियर है? एनीथिंग परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, जो आपके पास सामान पड़ा हुआ है बेचने के लिए। यस सर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, न्यू टर्म आई, इंटरेस्टिंग टर्म, डेटर्स। अभी तक जो भी टर्म्स यूज हुई, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, टैंजिबल, इंटैंजिबल, सबका मीनिंग क्लियर है? यस सर। ओके सर बोलो। सर एक बार नॉन करंट एसेट का मतलब बता दीजिए। एसेट्स का मीनिंग क्लियर है? यस सर। एनीथिंग व्हिच यू ओन एंड व्हिच विल हेल्प यू इन जनरेशन ऑफ रेवेन्यू, ओके, इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर। अब अगर जो बेनिफिट है वो 1 साल से ज्यादा तक मिलता रहे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, बेनिफिट लास्ट करेगा लॉन्ग टाइम, तो वो नॉन करंट एसेट है। अगर बेनिफिट 1 साल से कम का मिलेगा तो वो करंट एसेट है। तो अगर मैंने बिजनेस के लिए लैपटॉप लिया, वो मुझे 1 साल से ज्यादा का बेनिफिट देगा या कम? सर 1 साल। आप लैपटॉप परचेज करते हो तो उसकी लाइफ जो है लैपटॉप की, वो 1 साल से ज्यादा होती है, 1 साल से कम? सर 1 साल से ज्यादा होती है, मतलब तो मुझे लॉन्ग टर्म non-current बेनिफिट देगा। asset। यस सर। आपने बिजनेस के लिए कार खरीदी, मोटर कार, 1 साल से ज्यादा बेनिफिट होगी या कम? यस सर, ज्यादा होगी। तो नॉन करंट एसेट जो आपको बेनिफिट, Yes, समथिंग sir. टू ओन, ओनरशिप होना जरूरी है, और जो बेनिफिट है वो 1 साल से ज्यादा का है। ओके सर। क्लियर? यस सर। ओके, करंट एसेट्स 1 साल से कम बेनिफिट देते हैं। डेटर्स, इंटरेस्टिंग टर्म है डेटर्स। अब ध्यान से देखना, मैं लैपटॉप डीलर हूं, आप मेरे क्लाइंट हो, मैंने आपको 5 लैपटॉप्स सेल करे, मैंने आपको 5 लैपटॉप सेल करे, लेट अस अज्यूम एक लैपटॉप 50,000 रुपीज का था, 5 लैपटॉप सेल कर दिए 2,50,000 के, पैसे अभी नहीं लिए, क्रेडिट सेल हुई, इसको बोलते हैं क्रेडिट सेल। यस सर। क्रेडिट सेल सबको समझ आता है? उधार पे सामान बेचा। यस सर। ओके ओके, मैंने बोला 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर कभी भी दे देना। तो अभी मैंने सामान बेच दिया, पैसे नहीं मिले मुझे अभी, तो क्या आपके हिसाब से अकाउंट्स में क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती होंगी? नो सर। मैं रिकॉर्डिंग ही नहीं कर, मैं अपने बुक्स में दिखाऊंगा ही नहीं अगर मैंने क्रेडिट पे सामान बेचा है। नहीं सर, दिखाओगे सर। दिखाऊंगा या नहीं दिखाऊंगा? दिखाओगे सर। सर दिखाओगे। अगर नहीं दिखाऊंगा तो मेरा स्टॉक गलत आएगा, यस सर। क्योंकि सामान तो मैं बेच चुका हूं। करेक्ट स्टॉक टेकिंग तो तभी कर पाओगे ना, आप दिखाओगे कि बेटा स्टॉक में से 5 लैपटॉप्स हटा दो, वो बेच चुके हैं हम, पैसे अभी नहीं आए, तो हम बुक्स में दिखाएंगे ना कि इस बंदे से मैंने अभी 2,50,000 रुपीज लेने हैं। यस सर। तो अगर आपने किसी से पैसे लेने हैं तो दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू कैश इन फ्यूचर। ये फ्यूचर में आपको कैश जनरेट करके देंगे। यस सर। 1 साल से अंदर अंदर या 1 साल से ज्यादा लगेगा? सर 1 साल सर, से 1 साल अंदर। के अंदर। 1 साल के अंदर अंदर। नॉर्मली कोई 1 साल का क्रेडिट नहीं देता, तो 2 महीने, 3 महीने, 40 डेज, 45 डेज, बट इट इज यूजुअली लेस देन 1 ईयर। तो डेटर्स कौन हुए? पीपल और बिजनेस एंटिटीज that owe us money on account of credit sales। हमने किसी को क्रेडिट पे सामान बेचा था, हमने उनसे पैसे लेने हैं, तो हमारे लिए एसेट है, क्योंकि पैसे 1 साल के अंदर अंदर आ जाएंगे,
तो वो हमारे लिए करंट एसेट है। तो डेटर्स हमारे लिए क्या हो गए? करंट एसेट। जितने वर्ड्स आएंगे आपके लिए उतनी नई चीजें सीखने को आएंगी। तो जो जो काम किए हैं वो मैं डिटेल में समझाऊंगा, आगे जाके सब कवर होगा इन ड्यू टाइम। तो करंट एसेट्स में एक एग्जांपल हमने करा स्टॉक, इन्वेंट्री, एक करा डेटर्स। बिल्स रिसीवेबल एग्जिस्ट अगेन फॉर रिसीविंग कैश अगेंस्ट इट, आगे जाके सीखेंगे। बट क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट कभी कभी, एक तो हो गया बस मैंने आपको क्रेडिट पे सामान बेच दिया, तो मैंने बस बुक्स में आपका नाम लिख दिया, मैंने ए से 2,50,000 लेने हैं। कभी कभी उस पे एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है कि एक कागज बना लेते हैं, आप साइन करके दे दो कि 60 डेज के अंदर अंदर आप मुझे पैसे दे दोगे। मैंने आपको सामान बेचा, मैंने आपसे पैसे लेने हैं 2,50,000, यस और नो? यस यस सर। तो मैंने आपको एक एडिशनल डॉक्यूमेंट बना के भेजा, एडिशनल डॉक्यूमेंट, मैंने आपसे पैसे लेने हैं, तो मेरे लिए क्या हो गया? बिल्स रिसीवेबल। मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट बना के भेजा, मैंने कहा इस पे साइन कर दो कि इस डेट तक आप मुझे मेरे पैसे दे दोगे। तो अब अगर मैंने एक एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन कर दी, तो वो जो डॉक्यूमेंट है मेरे पास पड़ा होगा कि मैंने आपसे पैसे लेने हैं। तो बिल्स रिसीवेबल मेरे लिए क्या हुआ? एसेट, क्योंकि मुझे पैसे मिलेंगे इसके अगेंस्ट। Yes, sir. Yes, sir. तो वो Yes, sir. कि आपने एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन करी कि नहीं करी। तो एग्जांपल्स अभी हम सुन रहे हैं एसेट्स में, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स बेनिफिट मोर देन 1 ईयर, करंट एसेट्स बेनिफिट लेस देन 1 ईयर। करंट एसेट्स में कुछ एग्जांपल सुने, स्टॉक, इन्वेंट्री, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल। कैश इन हैंड, आपका जो कैश बैलेंस है वो आपके लिए एसेट है। क्यों भाई? बिजनेस चलाने में आपकी हेल्प करेगा कि नहीं करेगा? डे टू डे एक्टिविटीज, डे टू डे एक्सपेंसेस मीट करने के लिए आपको हेल्प करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। Yes, sir. तो आपका एसेट है ये। बट क्योंकि लिक्विड होता है कि जैसे जैसे खर्च करेंगे वैसे वैसे खत्म होता रहेगा, तो इसलिए करंट एसेट माना जाता है कि इसका बैलेंस चेंज होता रहता है। तो कैश इन हैंड, कैश एट So बैंक। I quite didn't get the last one. मुझे समझ नहीं आया। कौन सा? जो अभी आप बता रहे थे, कैश इन हैंड या बिल रिसीवेबल? कैश इन हैंड। आपके पास कैश पड़ा, आप बिजनेस रन कर रहे हो, आपका कैश इन हैंड है 5 अप्रैल को 50,000 रुपीज। फिर अब कैश का पर्पस क्या होगा? बोलो। इन्वेस्ट करने के लिए। नो, डे टू डे एक्टिविटीज। इन्वेस्ट तो बहुत दूर की बात है, आप बिजनेस कर रहे हो अभी, आप उसको इन्वेस्ट कर दोगे या बिजनेस चलाने में यूज करोगे? स्पेंड कर। बोलो। बिजनेस चलाएंगे। बिजनेस चलाने में यूज करोगे, इन्वेस्ट थोड़ी ना कर दोगे। अपने बिजनेस में पैसा पड़े रहने दोगे बिजनेस चलाने के लिए। अब आपने अगले दिन गुड्स खरीदे, सामान खरीदा कुछ भी 5,000 का, तो वो कैश आपके काम आया बिजनेस चलाने में। यस सर। बट जैसे आपने खर्च करे तो आपका कैश बैलेंस चेंज हो गया। यस सर। फिर आपने एम्प्लॉइज को सैलरीज दे दी 20,000, तो कैश अगेन बिजनेस रन करने में हेल्प कर रहा है। यस सर। बट उसका बैलेंस चेंज होता रहेगा। यस सर। तो एसेट है, एसेट इज समथिंग व्हिच यू ओन एंड इट हेल्प्स इन जनरेशन ऑफ रेवेन्यू, इट हेल्प्स इन रनिंग द बिजनेस। तो कैश आपको हेल्प कर रहा है। यस सर। बट उसका बेनिफिट शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, वो चेंज होता जाएगा बैलेंस। सो शॉर्ट टर्म खत्म हो जाएगा। कैश आपके पास 50,000 है, 50,000 ही नहीं रहेगा, वो बढ़ सकता है, कम हो सकता है। डे टू डे पैसा रोटेट होता रहेगा। डाउट आता है कि सर अगर मैंने कैश से फर्नीचर ले लिया, डाउट आता है कि मेरे पास 50,000 कैश पड़ा हुआ था और मैंने 50,000 का फर्नीचर ले लिया, तो मुझे शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिलेगा या लॉन्ग टर्म? सो फर्नीचर लिया तो लॉन्ग टर्म होगा। वेरी गुड। तो वो जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वो मुझे कैश ने दिया या फर्नीचर ने? लॉन्ग टर्म फर्नीचर ने दिया। तो फर्नीचर नॉन करंट एसेट हुआ, कैश तो खत्म हो गया ना जैसे ही मैंने स्पेंड करा। सर तो मेरे अकाउंट्स में कैश नहीं आ रहा होगा, कैश तो आपने स्पेंड कर दिया। आपने जो एसेट परचेज करा, अगर वो नॉन करंट, वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहा है, तो वो नॉन करंट की कैटेगरी में चला जाएगा। कैश विल ऑलवेज बी अ करंट एसेट, कैश इन हैंड हो या कैश एट बैंक हो। हाँ, आपने उसकी एफडी करा ली तो एक अलग कैटेगराइजेशन हो जाएगी, बट कैश इन हैंड, कैश एट बैंक क्या होंगे आपके लिए? करंट एसेट्स। किसी को कोई भी डाउट? नो सर, थैंक यू सर। Sir, I have a doubt in bills received. ठीक है, वो बिल्स रिसीवेबल ना एक
स्पेसिफिक टर्म है ट्रेड रिसीवेबल्स, तब मैं आपको डिटेल में कराऊंगा विद एग्जांपल। अभी आपके लिए बस इतना, अभी टर्म जो वो सिखा रहे हैं वो एसेट सिखा रहे हैं। अभी बस ये मान लेते हैं कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट करंट एसेट्स देते हैं, उसका एक एग्जांपल है बिल्स रिसीवेबल। आगे जाके एक टर्म आएगी ट्रेड रिसीवेबल्स, उसमें मैं पूरी एक्सप्लेनेशन पूरे एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा बिल्स रिसीवेबल। ओके, ओके सर। सर एक मेरे को लास्ट एग्जांपल करंट एसेट का। सर मेरे को कैश एट बैंक में डाउट है, एक और बार समझा सकते हो प्लीज? तो मेरे को भी उसके अंदर हम एफडी करा देंगे तो फिर वो नॉन करंट एसेट हो जाएगा। हाँ, अगर लॉक इन पीरियड उसमें हुआ तो कैश एट बैंक आपका बैंक बैलेंस है। अब जो कंपनीज हैं उनका बैंक अकाउंट होता होगा, यस सर। तो बैंक में जो पैसे पड़े हैं वो, जैसे एक होता है कैश, आपके पास हार्ड कैश कितना है, एक है आपका बैंक बैलेंस कितना है, दोनों चीजें ही आप बिजनेस रन करने में हेल्प करेंगे, यूज कर रहे हैं। यस सर। तो बैंक बैलेंस भी तो आपका करंट एसेट हुआ। हाँ, आपने उसकी कोई एफडी करा दी जिसका फिक्स लॉक इन पीरियड है कि आप 3 साल से पहले वो विड्रॉ नहीं कर सकते, तब वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, यहाँ पे है ना नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, वहां आ जाएगा। ओके सर, थैंक यू। आपका डाउट क्लियर है? यस सर। और किसी का भी डाउट था बैंक बैलेंस में? क्लियर है? यस सर। ओके, एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। एग्जांपल्स तो अनलिमिटेड है, अभी मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम टर्म्स सीखेंगे। नेक्स्ट टर्म प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। अब मैंने ऑप्शंस होते हैं, कभी कभी टेलीफोन में रेंटल प्लान्स होते हैं कि आप 6 महीने का एक साथ दे दो, अनलिमिटेड कॉलिंग, अनलिमिटेड इंटरनेट, सब कुछ। तो अगर मैं बिजनेस रन कर रहा हूँ, पहली बात अकाउंटिंग बिजनेस में ही हो रही है, तो सारी अकाउंटिंग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने अपना टेलीफोन बिल पे कर दिया अगले 6 महीने का एडवांस में। फिक्स रेंटल था 1000 रुपीज पर मंथ, मैंने 6000 दे दिए। अगले 6 महीने तक क्या मुझे बिल आ सकता है? नो सर। बिल नहीं आ सकता। बेनिफिट मिलेगा मुझे अगले 6 महीने तक, यस सर। यस सर। बिजनेस रन करने में मुझे हेल्प होगी। यस सर। यस सर। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस which you have paid in advance, they are your assets because they will help you in generating revenue, economic benefit मिलेगा। if the benefit lasts for more than 1 year तो नॉन करेंट होता है। लेकिन प्रीपेड एक्सपेंसेस, आप अगर इंश्योरेंस भी पे करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 1 साल के एडवांस में दे देते हैं, 6 महीने की दे देते हैं, 3 महीने की, कोई 1 साल से ज्यादा की नॉर्मली नहीं देता। तो अगर सिर्फ प्रीपेड एक्सपेंसेस लिखा हो तो वो नॉन करेंट एसेट्स होंगे या करंट एसेट्स? करंट एसेट्स। करंट एसेट। गुड। तो एक बार ही समराइज करेंगे, हमने क्या क्या सुना। हमने सुना एसेट्स का मीनिंग प्रॉपर लॉजिक के साथ समझ आना चाहिए, ओनरशिप होना जरूरी है। एसेट्स में हमने क्या सीखा, नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं, करंट एसेट्स क्या होते हैं। नॉन करंट में हमने सीखा कि फिक्स्ड एसेट्स टैंजेबल भी हो सकते हैं, इनटैंजेबल भी हो सकते हैं। अभी एक टर्म मैंने जानबूझ के छोड़ी है, फिक्टिशियस एसेट्स, वो अभी आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। मैं आपको आगे एक और टर्म कराऊंगा, एक्सपेंडिचर, उसमें कराऊंगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तब जाके एक्सप्लेन करूंगा फिक्टिशियस एसेट्स, तब आपको समझ आएगा। अभी आपको सिर्फ मीनिंग ऑफ एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, टैंजेबल, इनटैंजेबल और डिफरेंट एग्जांपल्स, बस इतना अभी समझ आना चाहिए। सर प्रीपेड वाला समझ में नहीं। फिर से बोलो, आपको क्या डाउट है? प्रीपेड सर एक्सपेंसेस? प्रीपेड वाला समझ में नहीं आया था। हाँ ठीक है, एक्सप्लेन करता हूं मैं दोबारा, ध्यान से देखो। अभी फाइनेंशियल ईयर, लेट अस अज्यूम अभी नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है, अभी चल रहा है 2021-22। स्टार्ट कब हुआ? 1 अप्रैल 21, एंड कब होगा? 31 मार्च 22। क्या कर रहे हैं हम? ये प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। अब सैलरी पेड टू एम्प्लॉइज, मैंने अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दी। आप जो अकाउंट्स बनाते हो 12 मंथ्स के बनाते हो या कम के या ज्यादा के? सर 12 मंथ्स के। हम 12 मंथ्स के अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है। तो उस पीरियड में सिर्फ उसी पीरियड का खर्चा दिखाएंगे। अब मैंने अपने एम्प्लॉइज को सैलरी, लेट अस अज्यूम 10,000 पर मंथ थी, तो एक साल का खर्चा कितना था? 1,20,000। ओके,
अब वो Yes, आया sir. मेरे पास, वो आया मेरे पास, अभी चल रहा है, लेट अस अज्यूम मई चल रहा है अभी, मई 2021 चल रहा है, ओके। तो मई 21 में कितना ड्यू था? सिर्फ 10,000 पर मंथ है सैलरी। अब वो आया मेरे पास कि सर घर पे थोड़ी सी मेडिकल इमरजेंसी आ गई है, तो आप प्लीज मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे दीजिए, आप मुझे 30,000 एक्स्ट्रा दे दीजिए, एक्स्ट्रा 30,000 दे दीजिए। तो पेमेंट मेड, लेट अस अज्यूम पेमेंट मेड इन मे 10,000, तो सैलरी ड्यू थी, एक्स्ट्रा कितने दे दिए? 30,000। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? एडवांस सैलरी। तो मैंने उसको 30,000 एक्स्ट्रा दे दिए, ये बात समझ आई? Yes, sir. अब मैंने 30,000 उसको एक्स्ट्रा दे दिए, तो ये हो गई मेरे लिए, मैं अपने बुक्स में क्या दिखा रहा हूँ? प्रीपेड सैलरीज। मैंने एक खर्चा एडवांस में पे कर दिया। अब जब जून आएगा, जून में सैलरी ड्यू कितनी होती है? पर मंथ कितना होता है? 10,000। Yes, sir. मुझे जून की सैलरी अब उसको दोबारा देनी पड़ेगी? No, sir. जुलाई की देनी पड़ेगी? No, sir. No, sir. अगस्त की देनी पड़ेगी? No, sir. No, sir. क्यों? क्योंकि मैं तो उसको एडवांस में दे चुका हूं। यस और नो? Yes, sir. No, sir. तो अगर मैं आपसे पूछूं मई में सिचुएशन क्या थी, ऑन 30th मई, मार्च अप्रैल मई 31 डेज होते हैं, ऑन 31st मई, ऑन 31st मई सिचुएशन क्या थी? मुझे 10,000 देने चाहिए थे, मैंने 40,000 दे दिए। ये बात क्लियर है? Yes, sir. 30,000 will be treated, 30,000 will be treated as a prepaid expense। अगर मैं मंथली अकाउंट्स क्लोज कर रहा हूं तो 30th मई को 30,000 प्रीपेड एक्सपेंस माना जाएगा। अब मेरे लिए वो एक एसेट है। क्यों है एसेट? मुझे जून में भी बेनिफिट मिलेगा, एम्प्लॉय काम करेगा, जुलाई में भी काम करेगा, अगस्त में भी काम करेगा। अब मुझे उसको दोबारा पैसे नहीं देने पड़ेंगे, मैं एडवांस में देके बैठा हूं। समझ आई बात? Yes, sir. एसेट है कि नहीं है मेरे लिए? है सर। डाउट ये आ सकता है कि सर आपने तो एक्स्ट्रा पैसे दे दिए, आपका तो नुकसान है, एसेट क्यों? वो डाउट आ रहा है? Yes, sir. आपने एक्स्ट्रा पैसे अभी दे दिए, वो पैसा खर्च करने की वजह से आपका एसेट क्रिएट हुआ है, क्योंकि आगे जाके एसेट की डेफिनेशन क्या है? समथिंग विच विल गिव यू इकोनॉमिक बेनिफिट इन द फ्यूचर। तो आगे जाके वो चीज मुझे बेनिफिट क्रिएट करके देगी कि नहीं देगी? सर बेनिफिट नहीं होएगा सर, जितने प्राइस आपको पहले देना था, मतलब जो बाद में देना था उतना ही हमने पहले दे दिया, तो प्राइस में डिफरेंस थोड़ी ना आया। वेरी गुड। मैं कह रहा हूं कि अब मैंने कोई ये नहीं, आप सोच रहे हो बेनिफिट मतलब एडवांटेज, आप सोच रहे हो बेनिफिट मतलब एडवांटेज, एडवांटेज नहीं। इसका मतलब कि अब वो एम्प्लॉय 1 महीने मेरे लिए काम करेगा, जून, यस सर। रेवेन्यू जनरेट करके देगा। अब मुझे क्या उसको दोबारा पैसे देने पड़ेंगे? नो सर। आप उसके लिए पेमेंट ऑलरेडी कर चुके हो। वो जुलाई में काम करेगा, यस सर। रेवेन्यू जनरेट करके देगा। यस सर। क्या आपको कोई पेमेंट करनी पड़ेगी? नो सर। आप एक पैसा स्पेंड कर चुके हो जिसका बेनिफिट आपको आगे आने वाले टाइम में मिलता जाएगा। अब फॉर एग्जांपल आपकी ट्यूशन फीस है, लेट अस अज्यूम आपने मुझे पूरे साल की एडवांस में दे दी। आपके लिए वो प्रीपेड एक्सपेंस है कि नहीं है? यस सर। आपके लिए वो एसेट है कि नहीं है? यस सर। आपके लिए अब आपको पूरे साल सर्विसेज मिलेंगी, दोबारा पैसे देने पड़ेंगे? नो सर। आप ये कह रहे हो सर मेरा तो नुकसान हो गया, जो मैं एक एक महीना करके दे सकता था मैंने आपको पूरे 1 साल के एक साथ दे दिए। आप ये सोच रहे हो, लेकिन क्योंकि आपने दे दिए अब आपको दोबारा देने पड़ेंगे क्या? नो सर। बट सर्विसेज मिलती जाएंगी। यस सर। मैंने
लैपटॉप की दुकान है, एक लैपटॉप खरीदा, एक बेच दिया। अगर मैंने 50 लैपटॉप्स एक साथ ले लिए तो मैंने तो 50 लैपटॉप्स का पेमेंट कर दी, यस सर, बट अब मेरा स्टॉक बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? यस सर, पैसे तो खर्च हो गए लेकिन स्टॉक है मेरे पास अच्छा खासा। यस सर, स्टॉक एसेट्स में आएगा कि नहीं आएगा? यस सर, आप कह रहे हो कि सर इतना पैसा तो खर्च कर दिया, बेनिफिट कहाँ? वो पैसे तो आप पे कर चुके हो। बेनिफिट का मतलब ये नहीं कि अब आपकी कोई एडवांटेज पोजीशन हो गई, नो। बेनिफिट का मतलब ये होता है कि अब बिजनेस से वो कैश जनरेट करके देगा, बेनिफिट जनरेट करके देगा। अगर मैंने अपने एम्प्लॉइज को एडवांस में सैलरी दे दी तो वो मुझे बाद में देनी पड़ती, अब मुझे बाद में नहीं देनी पड़ेगी। वो मेरे लिए काम करेंगे 3 महीने, मुझे 3 महीने और पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। तो 3 महीने तक की पेमेंट मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, तो तब तक वो मेरा बेनिफिट लास्ट करेगा। 3 महीने खत्म हो जाएंगे, मेरा एसेट 0 हो जाएगा। यस सर, ओके, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट्स होते हैं, ये बात क्लियर है? सर यस सर, बोलो। सर फॉर एग्जांपल सर आपने जैसे कहा कि ट्यूशन फीस एडवांस में पे कर, बट सर अगर ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस द चाइल्ड इज नॉट एबल टू कंटिन्यू। tuition, so sir will it be it will be a loss for the company, so will it be a part of current asset? नो नो, अभी अगर आपने एडवांस में फीस पे करी, आपके लिए एसेट है, मेरे लिए तो वो लायबिलिटी है। अगर मैं एडवांस में पैसे रिसीव कर रहा हूं, मेरे लिए एसेट नहीं है, मेरे लिए वो लायबिलिटी है। नेक्स्ट टर्म जो हम करेंगे ना, लायबिलिटी है, तो उसमें आएगी। आपके लिए जो पेमेंट मेड इन एडवांस है, मेरे लिए तो वो पेमेंट रिसीव्ड इन एडवांस है। यस और नो? Yes sir. आपके लिए एसेट है, आप एडवांटेज पे हो, मेरे लिए लायबिलिटी है। क्यों? मैंने पैसे एडवांस में ले लिए, अब या तो मुझे आपको पूरे साल सर्विस रेंडर करनी पड़ेगी, और अगर मैं सर्विस रेंडर नहीं कर पाया ड्यू टू एनी रीजन, तो मुझे वो पैसे रिफंड करने पड़ेंगे। सैलरी पेड टू एन एम्प्लॉई इन एडवांस, वो कंपनी के लिए एसेट है। जिस सैलरी जो एम्प्लॉई ने पैसे एडवांस में रिसीव कर लिए, एम्प्लॉई के लिए तो लायबिलिटी है। अब 3 महीने उसको काम करना पड़ेगा, उसको और पैसे मिलेंगे क्या? No sir. नो। तो समझ आया ना कि जिसके टर्म में बात हो रही है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपनी ने एडवांस में पैसे नहीं रिसीव करे, कंपनी ने एडवांस में पे नहीं करे थे। अगर ट्यूशन फीस की बात करें, अगर आपने एडवांस में ट्यूशन फीस दे दी, तो अगर मैं अपनी अकाउंटिंग कर रहा हूं, तो क्या मेरे लिए वो प्रीपेड एक्सपेंस है या मनी रिसीव्ड, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है? The income received in advance. तो नेक्स्ट टर्म है लायबिलिटी, नेक्स्ट टर्म ही है बिल्कुल एसेट्स के बाद वो। तो मेरे लिए वो एसेट नहीं, मेरे लिए वो लायबिलिटी है। एसेट आपके लिए है क्योंकि अब आपको एक बेनिफिट मिलेगा और आपको उसके लिए दोबारा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। Okay sir. ओके, गुड। अच्छा लगता है जब आप क्वेश्चंस पूछेंगे तो क्लैरिटी और ज्यादा आएगी। और अभी तो मतलब ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि टर्म्स क्लियर होती चलें। टर्म्स क्लियर होंगे, हम जितने मर्जी कोई भी चैप्टर्स करें, कुछ भी करें, उन सब में ये टर्म्स आएंगे ही आएंगे। अभी हमने एक टर्म करी है एसेट्स। Sir